जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंगी और एक बहुत बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आई है दोस्तों आप लोगों के साथ, इसीलिए हम जुड़े हैं ताकि इस न्यूज़ के लिए आपको पूरी तरीके से हम अपडेट कर सके। और साथ ही साथ जो भी नया हमारे साथ जुड़ा है, सबसे पहले मेरी आप लोगों से दरख्वास्त रहेगी कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन रेगुलर बेसिस पर आपको मिलती रहे। दोस्तों आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी कि पीएम मोदी ने अपने बर्थडे के दिन बेसिकली यशो भूमि का फेज 1 का उद्घाटन किया था न्यू दिल्ली द्वारका सेक्टर 25 में। उसी के साथ साथ उसी दिन एक बहुत बड़ी योजना भी लॉन्च की गई है जिसका नाम है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। अब दोस्तों इस योजना के तहत कौन सी इंडियन वल्नरेबल सोसाइटी को बेनिफिट्स दी गए हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर दोस्तों ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किन किन तरीकों से इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्या क्या पैरामीटर्स पर इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसकी भी बात करेंगे। दोस्तों जो एग्जाम का पैटर्न है उसके मद्देनजर रखते हुए हम सारी वीडियोस को यहाँ पर इंकॉर्पोरेट करते हैं ताकि आपके एग्जाम में आपको एकदम फ्रेश अपडेटेड न्यूज के साथ हम प्रैक्टिस करवा सके और आपकी प्रिपरेशन को एक लेवल अप लेकर ले जा सके, राइट। तो यहाँ पर आप लोग हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने आप लोग को बताया दोस्तों कि इस मिशन का नाम या फिर इस प्रोग्राम का नाम यहाँ पर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना है। अब ये जो योजना है बेसिकली यहाँ पर जितने भी हमारी आर्टिसंस फैमिली जो है, ठीक है, हमारी इंडिया की जो आर्टिसंस फैमिली है, हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स है, उनके लिए यहाँ पर बनाई गई है। ठीक है, तो एंड तक यहाँ पर आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि इसके दौरान कौन कौन से सेगमेंट के लोग, कौन कौन सी सेक्टर के लोग इस योजना के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि हम यहाँ पर जितनी भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, चाहे WBCS हो, चाहे SSC हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेल हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट जरूर करें। वहां पर जाकर अपने आप को हसल फ्री रजिस्टर करवा सकते हैं और वहां पर आपको व्हाट्सएप का नंबर दिया गया रहेगा, व्हाट्सएप का बेसिकली टॉपअप आएगा आपके पास, तो आप अपनी कोई भी क्वेरी के लिए वहां पर क्लिक कर कर पूछ सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, पहले मैं आप लोग को बता दूं कि चाहे सिलाई करने वाली महिलाएं हैं, चाहे धोबी भैया हमारे, चाहे कुम्हार जो होते हैं वो हो, जो पोर्टर्स होते हैं, चाहे जो मूर्तिकार होते हैं, ठीक है, जो मूर्तियां बनाते हैं वो हो, चाहे जो सीविंग का काम करते हो, जो किसी जैसे मान लीजिए बैठने की चेयर्स बनाते हैं बैम्बू से, जो बकेट्स बनाते हैं वो सब, चाहे वो हो, चाहे मान लीजिए लोहार हो, चाहे सोनार हो, चाहे आर्म्स जो बनाता है, जो बंदूकें बंदूकें बनाता है, जो सारे आर्म्स बनाता है वो हो, चाहे बोट बनाने वाले हो, कश्तियां बनाने वाले हो, ये सभी इस योजना के अंदर एलिजिबल हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इस योजना के बारे में, थोड़ा जानते हैं। द पीएम विश्वकर्मा योजना स्कीम, राइट, द पीएम विश्वकर्मा योजना स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रधानमंत्री on 15th of August 2023 and launch on September 17, 2023। तो दोस्तों अभी फिलहाल ही 17 सितंबर को ये लॉन्च की गई है, लेकिन इसे इनके बर्थडे वाले दिन जो कि 17 सितंबर था उस दिन यहाँ पर सबके सामने लेकर आया गया। हालांकि इस स्कीम का जिक्र दोस्तों फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने अपने यूनियन बजट में भी किया था कि ऐसी कोई स्कीम आ सकती है। फिर नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को भाषण देते टाइम इसकी बात कही थी और उसके 17 सितंबर को ये लॉन्च कर दिया गया। बेसिकली स्कीम के अंदर जितने भी ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ना, जितने भी हमारे हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स होते हैं, लोकल आर्टिसन होते हैं, कुम्हार होते हैं, कॉबलर्स होते हैं, ठीक है, इन सब की हेल्प यहाँ पर की जाएगी थ्रू आउट द नेशन। अगर आप पूछेंगे कि इस योजना का बजट क्या है, तो मैं आपको बता दूं तो इस योजना का बजट है 13,000 करोड़ रुपए का। ठीक है, और यहाँ पर फाइनेंशियल एड भी दी जाएगी इन सभी लोगों को, इन सभी सेगमेंट के लोगों को लो इंटरेस्ट पर, ठीक है, और विदाउट एनी कोलेट्रल, मतलब कोई भी सिक्योरिटी के बिना। इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे, बहुत आराम से इसको पढ़ेंगे क्योंकि ये पूरा एक टॉपिक है जो आपको समझना जरूरी है। और आप ये मत समझिएगा कि बस आपने योजना का नाम जान लिया, आपने फंड आउटले जान लिया, आपने ये जान लिया कि कौन से सेक्टर को एम कर रहे हैं, आपने ये जान लिया कि यहाँ पर कोलेटरल फ्री लोन होता है, बस इतना ही काम हो जाएगा हमारा, ऐसे नहीं होता। अब जो है एग्जाम की डिमांड है ना वो बहुत अलग है और आपको एक टॉपिक को बहुत सारे नजरियों से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो उन्हीं नजरियों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर करीबन 30 लाख हाउस होल्ड ऑफ आर्टिसंस क्राफ्ट पीपल आर एक्सपेक्टेड टू प्रॉफिट फ्रॉम द प्रोग्राम। तो मतलब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि करीबन 30 लाख लोगों के घरों को यहाँ पर
हेल्प की मिलेगी, मतलब 30 लाख लोगों के घरों में हेल्प यहाँ पर मिलेगी इस प्रोग्राम के दौरान। तो बेसिकली यहाँ पर देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि ये एक सेंट्रल स्कीम है, तो बेसिकली यहाँ पर हमारे इंडिया में होता क्या है दोस्तों, जब गवर्नमेंट हेल्प करती है ना, देखो बहुत सिंपल भाषा में कोशिश करेंगे हम आपको समझाने की यहाँ पर ये। तो बेसिकली अगर मैं आप लोगों को बताऊं थोड़ा, मुझे यहाँ पर, हाँ ये यहाँ पर समझते हैं हम। मान लीजिए कि गवर्नमेंट की स्कीम होती है, ठीक है, अगर मान लीजिए यूनियन गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाली है, तो वो दो टाइप की हो सकती है, ठीक है। एक तो हो सकती है आप लोगों की सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक। दो टाइप की स्कीम होती है, एक होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, और एक स्कीम होती है दोस्तों सेंट्रल सेक्टर स्कीम। दो तरीके की स्कीम्स यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है। जब सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात आती है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, 60-40 का रेशियो होता है। 60% पैसा जो है वो गवर्नमेंट देती है, और 40% जो पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट है वो देती है, या फिर पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ उसने कोलैबोरेट किया है वो देती है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए ऐसी कोई एरियाज है, जैसे असम के एरियाज हैं, जो मणिपुर के एरियाज है, मेघालय के एरियाज है, वहां पर ये रेशियो 90:10 का रहता है, 9:1 का रहता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो जब भी सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम आएगी, तो आप ये समझ लेना कि कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट देती है। और वहीं जब सेंट्रल सेक्टर स्कीम की बात आती है, तो 100% जो पैसा दिया जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही दिया जाता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है, जो कि बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है दोस्तों मैंने आप लोगों को, कि दो टाइप के यहाँ पर स्कीम आती है हमेशा गवर्नमेंट की, एक आती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड और एक आती है सेंट्रल सेक्टर, ठीक है। और यहाँ पर मैम आप हमें बताइए कि ये जो विश्वकर्मा योजना है, ये बेसिकली कौन से सेक्टर में आती है, तो ध्यान रखना ये आती है आपकी सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंडर। मतलब यहाँ पर 100% जो पैसा है वो कौन देगा, यूनियन गवर्नमेंट देगा, जो हमारा गवर्नमेंट है ऑफ इंडिया है वो देगा, ठीक है। अब मैम आगे आप इतना बता रहे हैं, तो ये भी बता दीजिए कि इसके अंदर जो नोडल मिनिस्ट्री है वो कौन सी रहेगी। मतलब अब गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारी मिनिस्ट्रीज आती है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ वाटरवेज आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एडुकेशन आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड केयर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर आता है, बहुत कुछ आता है। तो इसमें जो ये योजना है इसका नोडल मिनिस्ट्री कौन होगा, तो इसका नोडल मिनिस्ट्री होगा एमएसएमई, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसका नोडल मिनिस्ट्री कौन सी हो जाएगी, एमएसएमई के अंडर ये सारी चीजें देख रेख में की जाएगी, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगा। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इसका ये पूरा फुल फॉर्म है, ये आप ध्यान रखेंगे, राइट। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं कि आगे इस पूरे न्यूज में क्या क्या सारी चीजें हैं, ठीक है। दोस्तों पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका नाम विश्वकर्मा क्यों पड़ा। तो बेसिकली ये विश्वकर्मा जयंती आप जानते हैं, या विश्वकर्मा पूजा जो होता है, वैसे जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है ना, उसमें विश्वकर्मा पूजा बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन जितने भी लेबर होते हैं फैक्ट्रीज में या फिर इंडस्ट्रीज में, जो टूल्स होते हैं उनकी प्रेयर की जाती है। इवन दोस्तों घर में बच्चे के पास अगर साइकिल भी है ना, तो वो भी साइकिल की भी पूजा करता है। तो विश्वकर्मा भगवान को हम ये मानते हैं कि उनके पास ये परंपरा थी क्राफ्ट पीपल को टैलेंट देने की, ठीक है, कि वो किस तरीके से अपनी सारी हाथ की कारीगरी को अपने दिमाग से किस तरीके से बनाते हैं। आप वैसे जानते होंगे विश्वकर्मा पूजा क्यों मनाई जाती है। अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना, तो आप डेफिनेटली जानते होंगे। इस दिन गाड़ियों की पूजा की जाती है, ट्रक्स की पूजा की जाती है, बहुत बड़े बड़े वाहन की पूजा की जाती है, इंडस्ट्रीज में पूजा होती है, जो लोहा कार होता है, जो जो वो सब की पूजा की जाती है। तो बेसिकली ये सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है विश्वकर्मा। तो विश्वकर्मा भगवान जो है वो बेसिकली इस चीज से यहाँ पर क्या होते हैं, मतलब बेसिकली यहाँ पर इसलिए इनका नाम विश्वकर्मा पड़ा है, विश्वकर्मा योजना पड़ा है विश्वकर्मा भगवान के लिए, क्योंकि जिस सेक्टर को यहाँ पर फोकस किया गया, टारगेट किया गया है ना, उनके लिए यहाँ पर विश्वकर्मा भगवान ही क्या है, रचयिता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस द पीएम विश्वकर्मा योजना कौशल सम्मान ऑन August 15। The initiative supports the small businesses focusing on the traditional artists, right? साथ ही साथ क्राफ्ट पीपल, जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया 15,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर पूरा बजट है, लेकिन इसको फिर यहाँ पर 13,000 से 15,000 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। अगर आप एग्जाम में टिक करेंगे तो आप 13,000 ही कर कर आएंगे, ठीक है। उसी के बाद दोस्तों यहाँ पर 17 सितंबर को ये लॉन्च कर दिया गया है, और इसके लिए फंड वंड वगैरह सब कुछ हेल्प की जाएगी, जो हम आगे आपको बताएंगे। ये मैंने बेसिकली यहाँ पर एक डिटेल फॉर्म में दे दिया है आप लोग को, ठीक है।
तो ये है इसकी पूरी आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी वगैरह, ये सब आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इससे रिलेटेड और क्या बातें हैं जो मुझे यहाँ पर आपको बतानी चाहिए, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इस पूरे न्यूज में, उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों बेसिकली होता क्या है, देखो सपोज करो कि अगर एक कोई कुम्हार है, अगर हम बात करते हैं किसी पॉटर की, ठीक है, जो मिट्टी से मटके बनाता है, पॉट्स बनाता है वगैरह ये सब, तो सबसे पहले उसके पास क्या होना चाहिए, स्किल होना चाहिए। ठीक है, एक बात को आप मेरी समझना, मान लीजिए एक टीचर आपको बनना है, ठीक है, अगर मान लीजिए आपको टीचर भी बनना है तो आपको उससे पहले उसकी स्किल लेनी पड़ेगी। आपको कुछ भी बनना है तो पहले आपके अंदर वो क्षमता आनी चाहिए उस काम को करने की। ठीक है, तो मान लीजिए अगर बात करते हैं पॉटर की, तो उसके पास पहले होनी चाहिए स्किल, स्किल के बाद उसके पास होने चाहिए औजार, जिससे वो सारी चीजों को बनाएगा, मतलब मशीनरी, राइट। मशीनरी होने के बाद उसके पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, उसके पास यहाँ पर होना चाहिए उसके पास रॉ मटेरियल। अगर उसके पास मिट्टी नहीं होगी, ठीक है, तेल नहीं होगा, पानी नहीं होगा, तो कैसे बनाएगा। फिर होता है मार्केट में उसका सप्लाई। तो ये चार चीज से सारा जो मार्केट है वो चलता है, किसका, हैंडीक्राफ्ट पर्सन का, आर्टिसंस का। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पर जो रोल आता है वो आता है किसका, स्किल का। अगर स्किल नहीं होगा ना, तो फिर कोई भी आर्टिसन हो, हैंडीक्राफ्ट हो, कोई भी हो, वो काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, इवन डॉक्टर भी क्यों ना हो, चाहे टीचर ही क्यों ना हो, अगर डॉक्टर के पास पहले मास्टर उसने नहीं करी होगी, उसने उस चीज में मास्टरी नहीं करी होगी, उसने स्किल नहीं डेवलप करी होगी, तो वो डॉक्टर बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या चीज है देखिए, तो व्हाट बेनिफिट्स कैन बी अवेल्ड थ्रू विश्वकर्मा स्कीम। अब इस विश्वकर्मा स्कीम के अंदर सबसे पहले जो गवर्नमेंट ने रिकग्निशन की है वो ये की है कि भैया इनको स्किल तो सिखानी पड़ेगी। अगर मान लीजिए कि इनको अगर एक बहुत स्किल्ड वर्कर बनाना है तो स्किल सिखाओ पहले। द स्कीम इज टू हेल्प इनहांस टू स्किल ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द फील्ड्स एंड हेल्प देम अवेल लोन्स इजीली टू एड देयर अर्निंग्स। तो यहाँ पर बेसिकली सबसे पहले जो स्टेज है, जो कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में यहाँ पर बताया स्किल डेवलपमेंट का, इसको लेकर बहुत बड़ी यहाँ पर क्या की गई है, एक स्टेप लिया गया है, एक योजना यहाँ पर चालू की गई है, जिसके लिए ये लोग बेसिक ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, बेसिक ट्रेनिंग देंगे। हर एक इंडिया के सिटी में बेसिक ट्रेनिंग कैंप खोले गए हैं, जहां पर ये लोग अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। और जैसे ही रजिस्टर करेगा कोई भी वर्कर इसमें, तो उसे एक आईडी कार्ड मिलेगा। ठीक है, उसमें एक नंबर लिखा रहेगा। ठीक है, उसके लिए वो जाकर वहां पर क्या कर सकता है, बेसिक ट्रेनिंग कर सकता है। ये बेसिक ट्रेनिंग जो होगी वो 40 घंटे की होगी, करीबन 5 से 7 दिन के लिए ये ट्रेनिंग यहाँ पर चलेगी। मान लीजिए कि कोई अगर बेसिक ट्रेनिंग कर ही छोड़ देना चाहता है, तो उसे वहां पर बेसिक ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। और कोई अगर उस ट्रेनिंग को एडवांस लेवल पे करना चाहता है, तो फिर वो ट्रेनिंग हो जाएगी करीबन 120 घंटे की, जो कि 15 दिन की यहाँ पर चलेगी। अब मान लीजिए ऐसा हुआ कि कोई ऐसा बंदा है, मान लीजिए एक फैमिली है जिसमें एक बेटा है और उसके माँ बाप हैं। अब बेटे के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारा घर खर्च चलाए। अगर वो ट्रेनिंग करने लग जाएगा और काम नहीं करेगा तो घर कैसे चलेगा। तो ये सोचकर गवर्नमेंट ने उस फर्स्ट स्टेज पर 500 रुपए पर मंथ का स्टाइपेंड भी रखा है कि सॉरी पर मंथ का नहीं, पर डे का, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पर ये 500 रुपए पर डे का स्टाइपेंड भी यहाँ पर रखा गया है कि जो जो बेसिक ट्रेनिंग ले रहे हैं या एडवांस ट्रेनिंग ले रहे हैं, उन लोगों को 500 रुपए पर डे गवर्नमेंट देगी, ताकि लोग एक तो आए, ठीक है, एक तो अट्रैक्ट हो, दूसरी बात उन्हें ये ना लगे कि यहाँ पर कि मैं अपना काम छोड़कर अगर ट्रेनिंग लूंगा तो मेरा घर खर्च चलेगा कैसे। तो मतलब वो होता है ना बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो वो वाली चीज यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर किसी को बेसिक ट्रेनिंग से संतुष्टि है तो वो 40 घंटे की ट्रेनिंग लेगा, जो कि 5 से 7 दिन की रहेगी। और कोई अगर उसी लेवल पर एडवांस जाना चाहता है तो 15 दिन की ट्रेनिंग 120 घंटे की रहेगी, जिसमें हर रोज उन्हें 500 रुपए का स्टाइपेंड यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा मान लीजिए अब उनका स्किल तो यहाँ पर हो गया, उन्होंने स्किल सारी अचीव कर ली, स्किल्स विल सब कुछ उनके अंदर आ गई। उसके बाद मैम आता है यहाँ पर क्या, मशीनरी खरीदने की बात। अब मशीनरी खरीदने के लिए हमें चाहिए क्या, पैसा। अब पैसा तो हमारे पास है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्रेडिट सपोर्ट कर रही है, मतलब यहाँ पर लोन दे रही है। अब लोन किस तरीके से दे रही है ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। देखो, अब लोन देने के लिए यहाँ पर देखिए ये बात आई है, ये है आपका सेकंड स्टेज जो मैंने आप लोगों को बताया, ये है इसमें सेकंड स्टेज। द बेनिफिशरीज ऑफ पीएम विश्वकर्मा स्कीम विल बी गिवन अ टूल किट इंसेंटिव ऑफ 15,000। ठीक है, सबसे पहले तो उनको हजारों हजार लगेंगे। ठीक है, अपने स्किल होने के बाद उनको टूल्स तो लगेगा, जैसे कॉबलर होगा तो उसको हथौड़ा वथौड़ा लगेगा। ठीक है, और हैंडीक्राफ्ट्स वाला होगा तो उसको सुई धागा वगैरह ये सब लगेगा, अगर कोई वीविंग कर रहा है तो उसके लिए।
ठीक है, पॉटर को क्ले लगेगा, ये सब लगेगा, टूल्स लगेगा उसको, ठीक है। तो यहाँ पर टूल्स के लिए 15,000 रुपए का गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है, ठीक है। ग्रांट मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है कि ये 15,000 रुपए उनको लौटाने नहीं है, ये एज अ गिफ्ट आप गवर्नमेंट की तरफ से समझ सकते हो, जिससे आप अपने टूल्स खरीद लो। और उसके बाद आपको अगर लोन चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर लोन जो है वो 2 ट्रांच में दिया जाएगा। ट्रांच मतलब दो लेवल पर दिया जाएगा। फर्स्ट लेवल होगा जिसमें 1 लाख रुपए दिया जाएगा और दूसरे लेवल पर 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो फर्स्ट लेवल जो फर्स्ट ट्रांच है वो 1 लाख रुपए का रहेगा, जिसमें इंटरेस्ट जो है वो 5% का रहेगा, ठीक है। इसमें इंटरेस्ट कितना रहेगा? 5% का। और इसमें एक चीज और यहाँ पर बताई गई है कि जो इंटरेस्ट सबवेंशन है, मतलब इंटरेस्ट के ऊपर जो सब्सिडी दी गई है एमएसएमई की तरफ से, वो 8% दी गई है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाएगा आपके क्वेश्चन के लिए कि मान लो एमएसएमई ने उस इंटरेस्ट के ऊपर सब्सिडी भी दी है, बेसिकली डिस्काउंट दिया है। सब्सिडी का मतलब है डिस्काउंट, जिसको हम इंटरेस्ट सबवेंशन भी बोलते हैं फैंसी भाषा में, राइट। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए इंटरेस्ट के ऊपर डिस्काउंट दिया जा रहा है तो एमएसएमई की तरफ से 8% का दिया जा रहा है, और यहाँ पर इंटरेस्ट जो लोन पर लगेगा वो 5% लगेगा। मैम यहाँ पर कोई सिक्योरिटी भी उनको रखानी पड़ेगी? उनको सिक्योरिटी रखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो लोन रहेगा ये कोलेट्रल फ्री रहेगा। कोलेट्रल फ्री मतलब सिक्योरिटी फ्री। उन्हें ना तो कोई जेवर गिरवी रखवाने की जरूरत है, ना कोई घर गिरवी रखवाने की जरूरत है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, उन्होंने अगर 1 लाख रुपए टाइमली भर दिए विद इंटरेस्ट रेट, तो यहाँ पर उन्हें ट्रांच 2 का लोन भी वो एलिजिबल हो जाएंगे और वो ट्रांच 2 का लोन भी यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मैम टाइम क्या होता है रीपेमेंट का, ये बताइए आप हमें। तो 18 महीने में 1 लाख रुपए इनको रीपेमेंट करना है, और अगर इन्होंने 2 लाख रुपए लिए हैं तो इसके लिए इनको 30 महीने का टाइम मिलेगा, ठीक है। 1 लाख रुपए लौटाने के लिए 18 महीने का, और 2 लाख रुपए लौटाने के लिए 30 महीनों का यहाँ पर इनको टाइम मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपको ये जरूर पता होगा कि अब ये लोग कोलेट्रल फ्री लोन ले रहे हैं, तो गारंटर तो कोई ना कोई बनेगा। तो गारंटर यहाँ पर कौन बनेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनेगा, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन बन क्या क्या बनेगा? यहाँ पर गारंटर बनेगा। अब बात करते हैं तीसरी चीज की, जो कि आती है मार्केट सपोर्ट की, ठीक है। तो मार्केट सपोर्ट यहाँ पर किस तरीके से होगा, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो, मार्केट सपोर्ट के लिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर नेशनल कमेटी फॉर मार्केटिंग, एनसीएम, ठीक है। एक बार मैं लिख दूं आप लोगों के लिए, नेशनल कमेटी फॉर मार्केटिंग, ये इनको यहाँ पर एक सर्टिफिकेट देगी, ठीक है। जैसे कि देखो, बहुत सिंपल सी चीज है, अगर आप कोई हैंडीक्राफ्ट चीज खरीदने जाते हो, जब तक वो सर्टिफाइड नहीं है, उसकी क्वालिटी और प्रोडक्ट की क्वांटिटी सब कुछ अगर मान लीजिए पास नहीं की गई है, सर्टिफाइड नहीं है, तो आप वो चीज नहीं खरीदते। तो इनके जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे, जो भी ये बनाएंगे, उनको पहले सर्टिफाइड करना पड़ेगा। दूसरा, आईएसआई ट्रेडमार्क यहाँ पर देना पड़ेगा, जो कि क्वालिटी सर्टिफिकेशन का ट्रेडमार्क होता है कि भैया ये एकदम बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट से बनाया गई वैल्यू है, मतलब बेस्ट प्रोडक्ट बनाए गए हैं, इसको यूज करते टाइम बेस्ट चीजें इस्तेमाल की गई है, जो कि सेकंड है आईएसआई ट्रेडमार्क। तीसरा आता है, इसको ब्रांडिंग करना पड़ेगा और इसका प्रमोशन करना पड़ेगा। तो ब्रांडिंग और प्रमोशन में हेल्प की जाएगी, ठीक है। एक अच्छा ब्रांड बनाएंगे और उसको प्रमोट करेंगे। फिर आजकल जो जमाना है वो ई कॉमर्स का, जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन का है, तो इनको वहां पर भी क्या लिस्ट करेंगे, ई कॉमर्स पर भी इनको लेकर जाएंगे, और इनके लिए ट्रेड फेयर्स एडवर्टीजमेंट्स भी करेंगे, जिससे लोग और ज्यादा आकर्षित होते हैं। जैसे कि आपको अगर मैं एग्जांपल दूं, दिल्ली में दोस्तों प्रगति मैदान है ना, प्रगति मैदान में सारे जितने भी हैंडीक्राफ्ट आर्ट आर्ट जो आर्टिसंस होते हैं, इनकी ट्रेड फेयर लगती है। प्रगति मैदान बोले तो इंडिया गेट के कुछ दूर आगे जाके आपको प्रगति मैदान मिलेगा, वहां पर। अब यहाँ पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके लिए एक अच्छी जगह हो जहां पर ये अपनी एग्जीबिशन लगा सके, जहां पर ये फेयर लगा सके। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ये बोला है कि ये क्या करने वाले हैं, ये बेसिकली यहाँ पर भारत मंडपम का यूज करेंगे। बहुत गौर से सुनना मेरी इस बात को आप लोग, ठीक है। आप लोगों को ये तो पता है दोस्तों कि अभी रिसेंटली G20 समिट हुई थी हमारे इंडिया में, है ना। और G20 समिट का जो प्रेसिडेंसी कंट्री थी इस बार हमारे पास थी, इंडिया के पास थी। तो यहाँ पर दिल्ली में 2 दिन सैटरडे संडे क्या हुआ था, G20 की मीटिंग हुई थी। उसके लिए एक अलग से बिल्डिंग बनवाई गई थी 2700 करोड़ की लागत के साथ, जिसको इनॉग्रेट किया था पीएम मोदी जी ने दिल्ली में ही, जिसका नाम था भारत मंडपम।
ठीक है। अब भारत मंडपम अपने आप में इतना ज्यादा विशाल है और इतना ज्यादा लग्जूरियस फीलिंग देगा वो, जहां पर हम उस बिल्डिंग को अब यूज करेंगे किसके लिए, ऐसे ट्रेड फेयर्स करने के लिए जहां पर लोग आकर आकर्षित हों और वो अपने इंडियन कल्चर को महसूस कर सकें, और जो बाहर के भी लोग हैं वो ये देख सके कि इंडिया कितना रिच कल्चर्ड है, राइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस कारण भारत मंडपम का यूज यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली जो वैल्यू निकाली गई है इन इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स की अभी तक वो 4.35 बिलियन यूएस डॉलर है। और ये बोला जाता है कि इंडिया का जो ये हैंडीक्राफ्ट का मार्केट है ना, इसकी जो वैल्यू है या फिर इसका जो बेसिकली अगर मैं बोलूँ रेपुटेशन है, वो सिर्फ 4 बिलियन तक नहीं है, कम से कम ये होना चाहिए 40 बिलियन तक। तो इसको बढ़ाने के लिए यहाँ पर ऐसी ट्रेड फेयर्स का, ऐसे विशाल एग्जीबिशंस का अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स में होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इससे क्या होता है बेसिकली एक रेपुटेशन आती है दोस्तों, एक ब्रांडिंग दिखती है, एक प्रमोशन होता है, ठीक है, जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं। अंडरस्टूड। तो बेसिकली अब इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट सेगमेंट को या आर्टिसन सेगमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए ये सारी चीजें दोस्तों यहाँ पर की गई है, और इसी वजह से ये योजना भी यहाँ पर लॉन्च की गई है। ठीक है, तो आप इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब इसमें एलिजिबल कौन कौन होता है, ठीक है, जो जो जिसकी फैमिली, जिस जिस इंसान की फैमिली बरसों से उस काम में लगी हो, ठीक है, उन्होंने ये काम इनहेरिट किया हो अपने पापा, अपने दादा, अपने परदादा से, सिर्फ उन्हीं की फैमिली यहाँ पर रजिस्टर करवा सकती है। जैसे एनी सेल्फ एम्प्लॉयड आर्टिसन और क्राफ्ट पर्सन वर्किंग विद हैंड्स एंड टूल्स इन वन ऑफ द foregoing family based traditional trades in an unorganized sector is qualified। ठीक है, तो उनका जो फैमिली बेस है वो ट्रेडिशनल होना चाहिए। ठीक है, उनकी उम्र 18 साल होनी चाहिए जो भी रिसिपिएंट है। साथ ही साथ जो रिसिपिएंट है वो रेलिवेंट ट्रेड एंड नॉट हैव रिसीव्ड एनी अदर गवर्नमेंट लोन्स, वो किसी और दूसरे गवर्नमेंट लोन्स के चक्कर में नहीं पड़े हों। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और दूसरी बात, एक फैमिली कहलाएगी जब हस्बैंड, वाइफ और अनमैरिड चाइल्ड होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि एक फैमिली में एक पुरुष है, एक महिलाएं हैं, उनके दो छोटे छोटे से बच्चे हैं जो कि अनमैरिड है, तो ये एक फैमिली कहलाएगी। ठीक है, और मान लीजिए कि एक पापा है, एक मम्मी है, एक बड़ा बेटा है, एक छोटा बेटा है, बड़े बेटे की शादी हो गई, उसकी वाइफ भी है, तो ये फैमिली नहीं कहलाएगी, ये फैमिली यहाँ पर वैलिड नहीं रहेगी। तो बच्चों की शादी नहीं होनी चाहिए, अनमैरिड बच्चे होने चाहिए। और मान लीजिए कि अगर 2-3 बेटे हैं, ठीक है, और उनमें से एक बेटा इस स्कीम को लाभ उठाना चाहता है, इस स्कीम का लाभ उठाना चाहता है, 18 साल के ऊपर का है बेटा, तो 3 में से एक ही बेटा ले सकता है। ठीक है, तीनों बेटे को बेनिफिट नहीं मिलेगा, पूरी फैमिली में से कोई एक इंसान यहाँ पर इस योजना की बेनिफिट ले सकता है। और अगर फैमिली मतलब मम्मी, पापा और अनमैरिड चाइल्ड, ठीक है, यही इन सब की बेनिफिट यहाँ पर ले पाएंगे। अब इसकी योजना की बेनिफिट्स क्या हैं? ये बेसिकली ट्रेडिशनल क्राफ्ट पर्सन की अर्निंग्स को इंक्रीज करेगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इंडिया का रिच कल्चर प्रमोट होगा, और जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट है ये ग्लोबल लेवल पर compete कर पाएंगे। ठीक है, तो आप ये चीज समझिएगा। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर ये आती है, जो मेरे दिमाग में आती है उसको मुझे आप लोगों को बतानी चाहिए। यहाँ पर है ना, आजकल क्या हो रहा है, आप समझो मेरी बात को, 3 सेक्टर होते हैं हमारे इंडिया में। ठीक है, आप लोगों को पता है, मैंने बहुत बार पढ़ा है। एक होता है एग्रीकल्चर सेक्टर, एक होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है, और एक होता है टर्शरी सेक्टर जिसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। मेरी बात को बहुत गौर से सुनना आप लोग। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, इसमें इनकम जो है वो बहुत कम लेकिन नंबर ऑफ पीपल जो इसमें एंगेज है ना वो बहुत ज्यादा है ना। उसके बाद वही मैं सर्विस सेक्टर की बात करूं, इसमें इनकम सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा, लेकिन नंबर ऑफ पीपल जो इसमें एंगेज है वो सबसे कम है। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर कहाँ से आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है? रूरल एरिया से। ठीक है, अब रूरल एरियाज में आपको ये तो पता है कि जो पढ़ाई है वो बहुत कम स्तर पर ही है, बहुत ज्यादा स्तर पर नहीं है, तो वहां के लोग सर्विस सेक्टर तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि सर्विस सेक्टर मतलब आईटी इंजीनियर्स वाला हिसाब हो जाता है, वो आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर वाला हिसाब हो जाता है। तो इसी वजह से ये वल्नरेबल हो जाता है कि भैया इनकम तो बहुत है लेकिन लोग करने वाले है ही नहीं। अंडरस्टूड। और यहाँ पर इनकम बहुत कम है लेकिन लोग उमड़ रहे हैं, जगह ही नहीं है एग्रीकल्चर सेक्टर में। और आज भी हमारे मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन का जो भाग है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है, और बीच में इन्होंने इंडस्ट्रियल तो छोड़ ही दिया है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि अगर हम थोड़ा सा स्किल यहाँ के लोगों को प्रोवाइड कराएंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर वालों को, तो हम इन्हें सेकेंड स्टेज पर तो शिफ्ट कर ही सकते हैं।
अगर ये थर्ड पर नहीं भी जाए तो सेकंड स्टेज पर तो ये लोग आराम से सेटल डाउन हो जाएंगे। बस इनको क्या जरूरत है, थोड़ा सा हेल्प की जरूरत है, थोड़ा सा स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है, थोड़े से पैसे देने की जरूरत है, थोड़ा सा लोन देने की जरूरत है, थोड़ा सा पुश करने की जरूरत है, और ये सेकंड सेक्टर पर तो आराम से आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये तीनों सेक्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर इंडस्ट्रियल नहीं होगा तो सर्विस नहीं होगा, इंडस्ट्रियल तब होगा तब एग्रीकल्चर होगा। अंडरस्टूड? तो ये तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो ये चीज, दूसरी एक बात जो मेरे मन में आई यहाँ पर, जो मुझे आपको बतानी चाहिए, वो आती है दोस्तों अर्बनाइजेशन की। जैसे आप लोग को पता है कि हर एक इंसान आजकल क्या हो रहा है, चल यार गांव छोड़कर शहर जाकर कुछ करते हैं। ठीक है, तो शहर की आबादी इतनी बढ़ जा रही है, इतनी बढ़ी जा रही है, और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट है नहीं, तो घूम फिर कर बात तो एक ही आ जाती है ना? तो लोग गांव छोड़कर शहर में आने का सपना जरूर देखते हैं, लेकिन कामयाब बहुत कम ही हो पाते हैं। तो यहाँ पर यार अर्बनाइजेशन को भी खत्म करेगा, क्योंकि आप स्किल जो डेवलप करा रहे हो वो रूरल एरियाज में करा रहे हो, तो वो वहीं रहेंगे, और उसके बाद फिर जो भी उनको करना होगा वो अपने गांव में बैठकर आराम से उस चीज को एंजॉय कर पाएंगे और पैसे कमा पाएंगे। तो इंसान आने की फिर जरूरत ही नहीं है। अगर आप रूरल एरिया में उनको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, पैसा उनको मिल रहा है, तो फिर वो क्यों अपना घर छोड़कर अर्बन में आएंगे? आप समझ रहे हो बात को? तो उससे अर्बनाइजेशन में भी इफेक्ट पड़ेगा। कम पर, मतलब जो यहाँ पर जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो आप देख रहे हो कि ओवर पॉपुलेशन हो रही है शहरों में, वो सब आपको कम देखने को मिलेगी। तीसरी चीज यहाँ पर आ जाती है दोस्तों की ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर। जैसे ये तो बात हम कर ही चुके हैं, जैसे यहाँ पर ये है प्रमोटिंग एंड प्रिजर्विंग इंडियाज रिच कल्चर, राइट? तो ये तीसरी बात मेरे मन में भी आती है कि इंडियन कल्चर को इससे बहुत बूस्ट मिलेगा। ठीक है, जो बच्चे नहीं जान रहे हैं आज भी कि यार इंडिया हमारा कितना रिच है, मतलब पहले जमाने में कितना कुछ कारीगरी, आप इंडिया की देखो, आप मंदिर देखो, आप इंडिया के पुराने मंदिर देखो, कितनी बारीक कारीगरी, कोई कर ही नहीं सकता। आज कपड़े भी पहनते हैं लोग, आज जो राजा महाराजा जो कपड़े पहनते थे दोस्तों, उनको कौन सा मनीष मल्होत्रा सिलता था? कोई नहीं सिलता था, उनको सिलते थे कारीगर। ठीक है, तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर इस इंडियन कल्चर को दिखाना है, शोकेस करना है, इसलिए योजना की हेल्प ली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात, मार्जिनलाइज्ड इकोनॉमी भी है, मार्जिनलाइज इनकम भी यहाँ पर मिलेगी, जो कि एक अदर फैक्टर बनेगी जीडीपी ग्रोथ का, और जहां जीडीपी ग्रोथ होगा वहां पे कंट्री की ग्रोथ होगी। अंडरस्टूड? तो ये पूरा एरिया है समझने का कि क्यों इस विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, सिर्फ ये याद कर लेना कि हाँ विश्वकर्मा योजना को मोदी जी ने लॉन्च किया था, अपने बर्थडे के दिन लॉन्च किया था, और ये किया था 13,000 करोड़ का है, सिर्फ ये जरूरी नहीं है यार। जरूरी ये है कि इस योजना को लॉन्च किया क्यों जा रहा है, और कौन लॉन्च करने पर भी किसका फायदा है और किस तरीके से फायदा है। ठीक है, तो बेसिकली 4 ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर पर दोस्तों फायदा होता है, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बताया। एक स्किल, दूसरा उनका बिजनेस स्टार्ट करने में, मशीनरी वगैरह में, फिर रॉ मटेरियल, और फिर लास्ट में मार्केट सप्लाई, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि अगर कोई कुम्हार वो पॉट बना भी दे, ठीक है, लेकिन वो फिर भी मार्केट में अगर बेचने में असमर्थ है, तो फिर कोई मतलब नहीं है पहली 3 चीजों का। जब तक वो बेचकर पैसा ना कमाए, तब तक उसके मन को या फिर किसी के भी मन को संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो मार्केट सप्लाई करने में सबसे बड़ा हाथ रहेगा गवर्नमेंट का, विद द हेल्प ऑफ एग्जीबिशंस एंड प्रमोशन और ब्रांडिंग, राइट? तो ये था दोस्तों ये पूरा वीडियो, जहां पर विश्वकर्मा योजना के बारे में, विश्वकर्मा स्कीम के बारे में, पीएम मोदी के द्वारा जो इनॉग्रेट की गई है उसके बारे में हमने समझा और जाना। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करेंगे। आप चाहें तो दोस्तों मेरे साथ डायरेक्टली जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, और विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in पर। ठीक है, हासिल फ्री अपने आप को रजिस्टर करवा लो, बहुत ही मिनिमल प्राइजेस के ऊपर सभी एग्जाम्स के। ठीक है, चाहे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया WBCS, बैंक, SSC, रेलवे, बहुत ही मिनिमल प्राइजेस के ऊपर कोर्सेज लॉन्च होते हैं हमारे। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग करंट अफेयर्स के सेशन भी मेरे साथ कर सकते हैं, जो कि मंडे टू सैटरडे सुबह आ जाते ही चैनल पर अपलोड हो जाती है, जहाँ पर हम लोग 10 MCQs विद उसकी डिटेल्स यहाँ पर क्या करते हैं, फॉलो अप करते हैं। ठीक है, तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल सेशंस को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।